योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इस कामयाबी के अवसर पर पोस्टर, बैनर चौक चौराहों और सड़कों पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये सब कुछ क्या जमीनी हकीकत बन पाया या फिर सरकार सिर्फ प्रचार का संसाधन ही इन योजनाओं को बना पाई? क्योंकि पोस्टरों में बड़े बड़े दावों के साथ कहा जा रहा है कि दशकों में जो ना हो पाया 4 साल में करके दिखाया। तो सवाल है, जिन दावों को योगी सरकार कर रही है, क्या आप अपने आसपास देख पा रहे हैं या फिर पोस्टरों और बैनरों के साथ नेताओं की जुबान से निकले शब्दों की कहानी में सुनाई और दिखाई देते हैं? इन दावों की हकीकत क्या है? चलिए आपको इस रिपोर्ट कार्ड में 4 साल योगी सरकार के कितने बेमिसाल और कितने बेहाल रहे समझाने की कोशिश करता हूं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश हर मुद्दे पर सटीक विश्लेषण करने की होती है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन योगी सरकार के पिछले 4 साल के आंकड़े बताते हैं कि विकास की वृद्धि दर में गिरावट सबसे ज्यादा आई है। वित्त वर्ष 2017-18 में वृद्धि दर 7.24% थी। 2018-19 में गिरकर 5.33% हो गई। 2019-20 में 4.38% तक आई और 2020-21 में गिरकर 2.5% पर पहुंच गई, जो बताता है कि पिछले 4 साल में प्रदेश की विकास दर में 65% की गिरावट आई है, जबकि 2015-16 में 8.85% और 2016-17 में 10.87% की दर से प्रदेश विकास कर रहा था। मतलब साफ है कि योगी सरकार जो दावा कर रही है वो पूरी तरह से सच नहीं है। वैसे भी विकास की रफ्तार लोग कैसे देखते हैं? क्या लोगों के बीच जिन बातों का जिक्र राजनेता या फिर प्रचार के माध्यम से या फिर मीडिया के जरिए बताया जा रहा है, क्या वो आपको अपनी जमीन पर दिखाई दे रहा है? इस हकीकत की तस्वीर अमर उजाला ने साफ की है, जिसमें दीपक भारद्वाज ने तहकीकात कर सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश की है कि कैसे सरकार की योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, जिसकी हेडिंग दी गई है दावे हवा हवाई, एक भी योजना जमीन पर नहीं आई। इसमें बताया गया है कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन शहर में एक भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं हो पाया। जिले को जाम मुक्त करने के लिए विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने कोई योजना नहीं बनाई है। राज्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी फाइलों में चल रहा है। मेरठ से हवाई सेवा शुरू होनी थी, जो अब तक शुरू नहीं हुई। मेरठ में मेट्रो चलाने का वादा है, जो फाइलों में चल रहा है, जबकि रैपिड रेल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। थोड़ा बहुत मदद पैसों के मामलों में किया जाना है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए विधायकों और सांसदों ने कोई मांग सरकार से नहीं की है। वहीं गंगा एक्सप्रेस वे का ऐलान हो चुका है, इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब तक जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। मतलब साफ है कि सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का काम इस सरकार में पूरा होने वाला नहीं है। हालात ऐसे हैं कि केंद्र सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनके पीछे यूपी सरकार अपनी लाज बचा रही है, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ बुलंदशहर हाईवे, रैपिड रेल प्रोजेक्ट, आईटी पार्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, जिसमें रैपिड रेल प्रोजेक्ट राज्य सरकार की मदद से बनाया जाना है। बाकी के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार चला रहा है। ये तस्वीर मेरठ के विकास की है, तो आप भी अपने आसपास होने वाले विकास को आंख खोलकर देख लीजिए। असल में जो तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वो तस्वीर जमीन पर हकीकत बनकर सामने आई है? क्योंकि सरकारें झूठ का सहारा भी ले रही हैं ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके और विकास के नाम पर वोट बटोरने का काम हो सके। कैसे, समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बीच आपने सुना होगा कि ममता सरकार पर आरोप लगता है कि केंद्र की योजनाओं का फायदा राज्य सरकार लोगों तक नहीं पहुंचाने दे रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जो अखबारों में छपा है। इस विज्ञापन का रियलिटी टेस्ट न्यूज लॉन्ड्री ने किया है। उसके मुताबिक जिस महिला की फोटो प्रधानमंत्री के साथ छपी है, उसको आज तक घर नहीं मिला। इस महिला का नाम लक्ष्मी देवी है, जो कोलकाता के बहु बाजार थाने के मलागा लाइन में 500 रुपए प्रति महीने देकर एक झुग्गी में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन विज्ञापन में दावा किया गया है कि 24 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला,
जिसमें लक्ष्मी देवी का नाम भी शामिल है। लेकिन सवाल है कि जिन 24 लाख परिवारों को घर देने का दावा किया जा रहा है, उनमें कितने लोगों को घर मिला और कितनों को नहीं मिला, ये तो सरकार ही बता सकती है। वैसे इस खेल में बीजेपी पहले भी फंस चुकी है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब बीजेपी ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके जरिए दावा किया गया था कि पंजाब के किसान एमएसपी पर खरीदारी से खुश हैं। इस विज्ञापन में पंजाब के फिल्म अभिनेता और निर्देशक हरप्रीत सिंह की तस्वीर छपी थी, जो खुद किसानों के आंदोलन में साथ खड़े थे। इस पर विवाद हुआ तो बीजेपी ने अपने सभी सोशल हैंडल से विज्ञापन को हटा दिया। ऐसी ही कहानी यूपी की भी है और ये दावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो पोस्ट कर किया गया था, जिसमें दुर्गेश नाम के एक युवक का वीडियो भी था। वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि सरकारी नौकरी हेतु पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को धन्यवाद। जबकि योगी सरकार में लेखपाल की कोई भर्ती नहीं हुई, जिस पर यूपी के बेरोजगारों ने योगी सरकार को जमकर घेरने का काम किया। दरअसल दुर्गेश को नौकरी अखिलेश यादव के शासन के दौरान साल 2015 में मिली थी। इस पर विवाद होने के बाद ट्विटर से पोस्ट को हटा लिया गया। इसके बावजूद योगी सरकार पिछले 4 साल बेमिसाल कहकर बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा करने का प्रचार कर रही है। CMIE के आंकड़ों को आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार ने बेरोजगारी दर 17.5% से घटाकर 4.1% पर ले आई, जबकि अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2016-17 में औसत बेरोजगारी दर 10.28% थी। लेकिन योगी सरकार 2016 के आंकड़े को आधार बना रही है, जिसको CMIE ने नकार दिया। CMIE के आंकड़े के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के समय बेरोजगारी दर 2.4% थी और 2017 में यूपी में बेरोजगारी दर 17.5% नहीं थी। इन आंकड़ों पर विवादों के बावजूद योगी सरकार 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन उसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। जबकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। इस बीच जब सरकार अपनी योजनाओं और अपने कार्यकाल की कामयाबी गिना रही थी, तब ट्विटर में 4 साल यूपी बेहाल ट्रेंड कर रहा था। मतलब साफ है कि सरकार चाहे जितनी कामयाबी का पाठ टीवी के जरिए पढ़ा ले, लेकिन सोशल मीडिया ने आईना दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एक तस्वीर ये भी है कि कई वेबसाइटों ने ट्विटर के जरिए एक सवाल लोगों से पूछा था कि योगी सरकार के 4 साल पूरे, क्या अगले सीएम के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं आप? जिसके आंकड़े आपके सामने हैं। योगी सरकार को लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार अपने पोस्टरों के जरिए सब कुछ ठीक ठाक का नारा दे रही है और बेमिसाल 4 साल ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश भी की। फिर भी 4 साल बेहाल सबसे ऊपर ट्रेंड करता रहा। योगी सरकार का दावा है कि हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। इसके बावजूद यूपी प्रति व्यक्ति आय के मामले में नीचे से दूसरे पायदान पर है। इन दावों के बीच दैनिक भास्कर ने हकीकत की तस्वीर को आंकड़ों के साथ सबके सामने रख दिया, जिसमें बताया गया है कि देश में कोरोना काल में मध्यम आय वर्ग के लोगों ने सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना किया, क्योंकि कोविड से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे, जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई। जबकि 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग गरीबी से उबर पाए थे। इस बीच एक और आंकड़े में इजाफा देखने को मिला है। मतलब पहले की तुलना में कमाई कम हो रही है, क्योंकि रोज $2 या फिर उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ पहुंच गई। देश की बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है। आज हम जानते हैं एनएसएसओ के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सीएमआई के अनुसार 70 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस साल पिछले जो वर्ष गया इसमें टूटा है। कोरोना में, केवल कोरोना में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 50 लाख, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अनुसार था, उस समय 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, यानी कि 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। इसके अनुसार तो जो है ये केवल इन 2 कोरोना और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार। आप कह रहे पकोड़े तलिए, मैं मानता हूं वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? वो पकोड़े तलेंगे
और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे? फिर भी योगी सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, जो हमारी विकास की रफ्तार को बताता है। तो क्या आप भी सरकार की तरह खाली हाथ होने के बावजूद खुद को अमीर महसूस कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो आंकड़ों से खेलती है, और अगर आप इन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन से खेलते हैं। समझना आपको है कि आपके जीवन में किस सरकार में कितना बदलाव आया। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव सरकार के दौरान गुंडा राज का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, इसके पीछे यूपी में अपराध को आधार बनाया गया, जिसमें मीडिया ने अखिलेश यादव के खिलाफ परसेप्शन बनाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार आने के बाद गुंडा राज खत्म करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष बल देंगे, अपराध मुक्त यूपी बनाएंगे और दंगा मुक्त समाज बनाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सब कुछ हो पाया है? 2020 में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला सामने आता है। वहीं हर 1.5 घंटे में बच्चों के खिलाफ अपराध का एक मामला सामने आता है। तब भी सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार आने के बाद अपराध में कमी आई। तो क्या ये तस्वीर बदली है? 2017 से 2019 तक यानी कि पिछले 3 साल में यूपी में 12,122 मामले रेप के सामने आए, जबकि अखिलेश यादव के आखिरी 3 साल में 11,304 रेप के मामले दर्ज हुए। फिर भी योगी सरकार अपराध में कमी का दावा करती है। सरकार कहती है कि 2020 में महिलाओं से बीते 7 सालों में सबसे कम अपराध हुए हैं, जबकि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। 2019 के मुताबिक महिलाओं के साथ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार दावा करती है कि योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने योगी आदित्यनाथ के दावे की हवा निकाल दी, क्योंकि 25 फरवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद सांप्रदायिक घटनाओं के 195 मामले सामने आए। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि अपराधों पर सरकार किस तरह से लगाम लगाने का दावा करती है, वो तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी योगी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का बहाना बनाकर एनकाउंटर अभियान चला रही है। यही कारण है कि यूपी पुलिस ने औसतन हर 10वें दिन एक एनकाउंटर किया, जिसमें 16,661 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 135 लोगों को मार गिराया है। इस पर विवाद भी है, क्योंकि कई एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से एनएचआरसी ने कई नोटिस जारी कर सरकार से जवाब तलब किए हैं। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अपराध में कमी आई, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बावजूद अपराध में 11% का उछाल देखने को मिला है। रही किसानों की बात, तो आंदोलन की हवा को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि किसानों की हालात क्या हैं, और सरकारें जो दावा कर रही हैं वो अगर हकीकत बनता तो शायद किसान आंदोलन के रास्ते पर नहीं चलता। फिर भी योगी सरकार दावा कर रही है कि गन्ना किसानों को 1.27 लाख करोड़ का भुगतान किया, जबकि भाकियों ने 6 महीने पहले भुगतान के लिए आंदोलन किया था। सरकार ने दावा किया है कि गन्ना किसानों को पिछले साल 80% भुगतान किया, जबकि केवल मेरठ मंडल के गन्ना किसानों का 1500 करोड़ बकाया है। पिछली सरकारों में गन्ना के रेट में इजाफा होते किसानों ने देखा है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद पिछले 3 साल में 1 रुपए गन्ना किसानों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, जिससे किसान सरकार के दावों से खुश नहीं है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार बिजली के बिल के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसे में किसानों का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार एमएसपी पर खरीदने को तैयार नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहती। ऐसे में ज्यादातर किसानों की सरकारी तय दामों से कम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।